नमस्कार, मैं अविनाश रंजन गुप्ता आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे आख्यान के बारे में। तो चलिए जानते हैं आख्यान के बारे में। सबसे पहले हम लोग आख्यान के सामान्य अर्थ पर विचार कर लेते हैं। देखिए, आख्यान या अनुश्रुति शब्द आरंभ से ही सामान्यतः कथा अथवा कहानी या वृतांत के अर्थ में प्रयुक्त होता रहा है। इसके कहने का अर्थ हुआ, आख्यान कहने का अर्थ है कोई कहानी, कोई कथा या कोई वृतांत। वृतांत कहने का मतलब है लंबी कहानी या लंबी कथा। आपको एक बात यहाँ और याद रखनी है कि आख्यान को कहीं कहीं अनुश्रुति भी कहते हैं। अब आते हैं हम लोग, आख्यान क्या है। देखिए, आख्यान वह विस्तृत काव्य है जिसमें प्रेम, नीति, भक्ति, वीरता आदि के निरूपण के लिए काल्पनिक रोचक कथानक का सरस मधुर शैली में वर्णन होता है। इसके अंतर्गत भी विभिन्न प्रसंग या खंड हो सकते हैं। आख्यान को प्रामाणिक सा बनाने के लिए इसमें कतिपय ऐतिहासिक स्थानों और नामों का समावेश भी कर लिया जाता है। इसमें एक प्रधान या प्रमुख कथा और अन्य कुछ गौण कथाएं संगठित रहती है। इसे सरल भाषा में हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि आख्यान में प्रायः प्रेम का वर्णन रहता है, नीति का वर्णन रहता है, भक्ति का वर्णन रहता है और वीरता का वर्णन रहता है। और इन वर्णनों के लिए काल्पनिक अर्थात इमेजिनरी और रोचक कथानक प्लॉट्स का भी मधुर शैली में वर्णन होता है। इसके अंतर्गत भी विभिन्न प्रसंग या खंड हो सकते हैं, अर्थात इसके भी बहुत सारे भाग, चैप्टर, अध्याय हो सकते हैं और इसमें ऐतिहासिक स्थानों और नामों का समावेश भी कर लिया जाता है ताकि ये प्रामाणिक सा लगे। इसमें एक मुख्य कथा या प्रमुख कथा होती है और साथ साथ कुछ सामान्य कथाएं भी संगठित रहती है, अर्थात जुड़ी हुई रहती है। तो ये है आख्यान की व्याख्या। अब हम लोग देखते हैं आख्यान के भेद क्या होते हैं। देखिए, आख्यान के प्रमुख भेद है प्रेमाख्यान अर्थात प्रेम से जुड़े आख्यान, नित्याख्यान अर्थात नीति से जुड़े आख्यान, साहसिक आख्यान अर्थात वीरता से जुड़े आख्यान। और इसके एग्जाम्पल्स हैं इंद्रावती, मृगावती, नलोपाख्यान, ढोला मारूरा दूहा, ये राजस्थानी है, और छिताई वार्ता। आख्यान लेखन की विधि क्या है? देखिए, आख्यान उपन्यास का ही एक प्रकार है जिसमें उपन्यासकार पात्रों से कुछ न कहलवाकर स्वयं सब बातें कहता चलता है। इसमें पात्रों की बातचीत बहुत अधिक लंबी चौड़ी नहीं हुआ करती है। चूंकि कथा कहने वाला कवि ही होता है, इसमें अधिकतर भूतकालिक क्रिया का प्रयोग होता है, पर दृश्यों को ठीक ठाक प्रत्यक्ष कराने के लिए कभी कभी वर्तमान कालिक क्रिया का प्रयोग भी होता है। जैसे सूर्य डूब रहा है, ठंडी हवा चल रही है इत्यादि। अगर हम लोग इसे सरल भाषा में समझे तो पाएंगे आख्यान और उपन्यास लगभग लगभग सेम होते हैं, एक ही होते हैं। लेकिन आख्यान में जो पात्रों के बीच संवाद होता है, कैरेक्टर्स के बीच जो संवाद या कॉन्वर्सेशन होता है, वो कवि स्वयं करता है। इसीलिए उपन्यास की तरह इनकी कॉन्वर्सेशन ज़्यादा लंबे चौड़े नहीं होते और इसमें अधिकतर भूतकालिक क्रिया अर्थात पास्ट टेंस का ही प्रयोग होता है। लेकिन हाँ, कभी कभी सिचुएशन को सही रूप से दर्शाने के लिए वर्तमान कालिक क्रिया अर्थात प्रेजेंट टेंस का भी प्रयोग किया जाता है, जैसे सूर्य डूब रहा है, ठंडी हवा चल रही है इत्यादि। आख्यान के बारे में तो हम लोगों ने जान लिया। आख्यानक क्या होता है? तो देखिए, आख्यान जो होता है वो बड़ा साइज का होता है, वृहद होता है, जबकि आख्यानक जो होता है वो आख्यान से छोटा होता है। देखिए, छोटे आख्यान को ही आख्यानक कहा जाता है। क्या वेदों में आख्यान होते हैं? हाँ, वेदों में आख्यान होते हैं। जैसे सुपर्ण और पुरुरवा इत्यादि के आख्यान ऋग्वेद में मिलते हैं। देखिए, सुपर्ण कहने का मतलब हुआ गरुड़।
जिसके पंख सुंदर होते हैं उसे ही हम लोग सुपर्ण कहते हैं। तो गरुड़ से जुड़े आख्यान और पुरुरवा जो एक प्रतापी राजा हुआ करता था जिनके बच्चों की देखभाल अप्सराएं किया करती थी, उससे जुड़े आख्यान भी आपको ऋग्वेद में मिलते हैं। क्या मनुस्मृति में आख्यान का वर्णन है? हाँ, देखिए, मनुस्मृति के तृतीय अध्याय में पितृ श्राद्ध के अवसर पर किए जाने वाले कर्मों के विवरण में कुल्लक भट्ट ने मनवर्थ मुक्तावली नामक आख्यान लिखा है। अर्थात मनुस्मृति में भी पितृ श्राद्ध पर एक आख्यान हम लोगों को मिलता है और उसके लेखक हैं कुल्लक भट्ट और उस आख्यान का नाम है मनवर्थ मुक्तावली। अत्यधिक प्रचलित आख्यान कौन सा है? देखिए, चैवन भार्गव तथा सुकन्या मांडवी का आख्यान भारतीय नारी चरित्र का एक नितांत उज्जवल दृष्टांत उपस्थित करता है और ये सबसे अत्यधिक प्रचलित आख्यान है। आपको मैं बता दूं, ये चैवन भार्गव जो है और ये सुकन्या मांडवी है, ये दोनों उम्र में बहुत छोटे बड़े थे। सुकन्या मांडवी जो एक राजकुमारी थी, अपने पिता के साथ भ्रमण पर निकली थी और अचानक उसे कुछ चमकती हुई चीजें दिखाई दी। उसने एक लकड़ी के टुकड़े से उस चमकती हुई चीज को जमीन से निकालने का प्रयास किया, तो पता चला कि वो चमकती हुई चीज कुछ और नहीं बल्कि चैवन भार्गव की आंखें थी। और लकड़ी से जब सुकन्या मानवी ने उस चमकती चीज को निकालने का प्रयास किया तो चैवन भार्गव की आंखें जो थी वो फूट गई। चैवन भार्गव बहुत वृद्ध थे और ये मात्र बालिका थी, टीनेजर्स थी। लेकिन सुकन्या को लगा कि मैंने चैवन भार्गव के साथ बड़ा अन्याय किया है, अतः मुझे इनकी आजीवन सेवा करनी चाहिए। चूंकि एक पत्नी ही एक पति की सबसे अच्छे से सेवा कर सकती है, इसीलिए सुकन्या ने चैवन भार्गव का वरण कर लिया, उनसे विवाह कर लिया। लेकिन ये जोड़ी कुछ ठीक नहीं लग रही थी, इसीलिए ईश्वर ने चैवन भार्गव को आयुर्वेदिक चीजों का एक ऐसा पेस्ट बनाने का गुण बता दिया जिससे चैवन भार्गव का वार्धक्य या बुढ़ापा हमेशा हमेशा के लिए चल गया और ये फिर से तरुण युवक बन गए। और इन्हीं के नाम से हम लोग देखते हैं च्यवनप्राश निकला है। तो ये सबसे अत्यधिक प्रचलित आख्यान है। तो उम्मीद करता हूँ कि आख्यान से जुड़े जितने भी संभावित प्रश्न हो सकते थे उन सभी प्रश्नों को मैंने कवर किया। हम पुनः मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।